हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 के लिए लाइव मॉक कंडक्ट कराया गया था इस सैटरडे एंड संडे को 26 और 27 तारीख में। इसका डिटेल्ड एनालिसिस, सेफ स्कोर एंड मैथ्स का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो पूरी वीडियो देख सकते हैं आप, जिससे कि आपको मैथ्स के सभी क्वेश्चंस कैसे कम से कम टाइम में करने हैं वो आपको समझ में आ जाए। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर मॉक में लोगों ने कैसा स्कोर किया है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको पता चले। ठीक है, बाकी कुछ फ्री प्लेलिस्ट हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए फ्री प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है, मैथ्स के क्रैश कोर्सेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे हमने करवा रखे हैं। बाकी CHSL के भी लाइव टेस्ट चल रहे हैं। अभी जो CHSL का लाइव टेस्ट 9 हुआ था उसमें क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा था। अगर आपने उसका वीडियो सोल्यूशन नहीं देखा है और टेस्ट नहीं दे पाए थे तो वो ज़रूर कर लेना, आपको यहीं पे यूट्यूब पे ही वीडियो मिल जाएगी। बाकी CHSL का जो फाइनल टेस्ट है, टेस्ट नंबर 10, वो इस वेडनेसडे को आप लोगों के लिए लाइव करा दिया जाएगा। बाकी CGL का आपका सैटरडे एंड संडे में लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले इसमें कंप्यूटर की टेस्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें 7700 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। जो CGL का जो मेन मॉक है उसमें लगभग 22,000 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अगर मैं CHSL के मॉक की बात करता हूँ तो इसके अंदर डिटेल सोल्यूशन भी ऐड कर दी गए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। जो एवरेज स्कोर रहा वो 22.31 मार्क्स रहा आउट ऑफ 60, और यहाँ पे जो मीडियन स्कोर आया वो 23 मार्क्स आया। ठीक है, जिन लोगों की कंप्यूटर की प्रिपरेशन थोड़ी सी कम चल रही है, भैया अपनी प्रिपरेशन बढ़ा लो। एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेना, कभी पेपर ईजी आता है कभी हार्ड आता है, और ये क्वालिफाइंग है तो वो कुछ देखेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना है अपना। टोटल 55 से ऊपर लाने वाले सिर्फ 8 एस्पिरेंट्स थे, यहाँ पे 30 या 30 से ज़्यादा लाने वाले 2116 कैंडिडेट्स थे। अगर मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पे जो बाकी 390 मार्क्स का पेपर होता है जिसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, इसे लगभग 21,761 एस्पिरेंट्स ने दिया था। तो सभी सॉल्यूशन क्वेश्चंस के ऐड कर दिए गए हैं ऑलरेडी, आप वहां पे भी टेस्ट में चेक कर सकते हैं। बाकी मैथ्स का डिटेल सॉल्यूशन मैं भी कराऊंगा। एवरेज स्कोर 222 मार्क्स का आउट ऑफ 390। टॉपर का स्कोर 386 दिखा रहा है, क्योंकि गलती से इस टेस्ट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा अलाउड हो गए थे। मतलब एक बच्चा एक से ज्यादा अटेम्प्ट भी कर सकता था रीअटेम्प्ट करके, तो उसका थोड़ा सा हो सकता है फर्क पड़ा हो, और एक बच्चे ने यहाँ पे थोड़ी चीटिंग कर ली होगी। ठीक है, तो टॉपर के स्कोर पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बच्चों ने अगर करा भी है तो। मैक्सिमम अगर हम देखें तो 235 से 300 की रेंज में बच्चों के ज्यादातर के स्कोर आए हैं। अब 340 या 340 से ज्यादा स्कोर करने वाले आउट ऑफ 390 इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो बच्चे थे वो थे 213। ठीक है, 300 या 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3422 कैंडिडेट्स थे। 290 या 290 से ज्यादा स्कोर करने वाले 4934 कैंडिडेट्स थे। 240 या 240 से ज्यादा स्कोर करने वाले 6637 लगभग ऐसे कैंडिडेट्स थे। अगर मैं इस ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करूं तो हम इसे मॉडरेट की रेंज में रख सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा होगा, मॉडरेट रहा होगा, ना इजी ना डिफिकल्ट। ठीक है, इसमें कुछ सेक्शन 2 थोड़ा इजी था, सेक्शन 1 पूरा मॉडरेट साइड था। एवरेज स्कोर इतना है, मीडियन स्कोर 254 मार्क्स है, और टॉप 15 एस्पिरेंट्स का स्कोर जो रहा है वो 364.73 रहा है। ठीक है, तो हल्का सा मॉडरेट माइनस की साइड भी आप चाहें तो ले जा सकते हैं इस टेस्ट को। जो सेफ स्कोर रहेगा मेरे हिसाब से, अगर इस तरीके का पेपर आपको एग्जाम में मिलता है तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 285 से 295 के बीच की जो रेंज है ये सेफ रहेगी इस टेस्ट में। ठीक है, परसेंटाइल आप देख सकते हैं कितने मार्क्स पे कितनी कितनी परसेंटाइल चल रही है। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो सेक्शन 1 में जो मेरे हिसाब से सेफ स्कोर होगा वो 140 प्लस होगा आउट ऑफ 180। ठीक है, ये वाला पेपर सेक्शन 1 का मॉडरेट साइड हम रख सकते हैं। अगर सेक्शन 2 की बात करूं तो थोड़ा सा ये इजियर साइड था, इंग्लिश सेक्शन काफी इजी था। अगर मैं ओवरऑल सेफ स्कोर देखूंगा तो ये 150 प्लस आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, 210 में से लगभग आपको इतना स्कोर सेक्शन 2 में करना चाहिए। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर्स आप देख सकते हैं, कितना स्टूडेंट्स ने कितना कितना प्लस स्कोर किया। एवरेज स्कोर यहाँ पे सेक्शन 2 में 116 है, लेकिन मीडियन स्कोर 141 है। सेक्शन 1 की बात करूंगा तो एवरेज स्कोर 106 है और मीडियन स्कोर 115 है। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा एरर भी था, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन थे मेनली जिसमें थोड़ा इशू था। जैसे एक क्वेश्चन था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट के इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एल। इसमें बेसिकली ग्रैंड डॉटर या यहाँ पे ग्रैंड सन ऐसा कुछ आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर के की रिलेशनशिप डिफाइंड नहीं हो रही थी इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है वो तभी करेक्ट होगा जब ये ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन कुछ भी हो उस केस में होगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर था। दूसरा केस ये था जहाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें था हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन दी
रो ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे बेसिकली ये बताना था। इसमें गलती से क्वेश्चन के अंदर फेसिंग नॉर्थ भी लिखा गया था, जबकि इस क्वेश्चन में नॉर्थ वाला कुछ सिनेरियो था ही नहीं, ठीक है। तो डायरेक्शन आप नहीं बता सकते थे, तो वो 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए थे, ये हमें हटाने थे, ठीक है। तो इसमें जो आंसर था इधर वाला हमने टिक किया हुआ था, क्योंकि वो फेसिंग नॉर्थ पे ध्यान नहीं गया, जबकि नीदर आना चाहिए था इस क्वेश्चन में। तो इसे अपडेट कर लेना अपने हिसाब से, बाकी हमने बैकएंड पे फिलहाल अपडेट कर दिया है। तो ये हमारा मॉक टेस्ट था, ठीक है। और एग्जाम में भी आपको 1-2 क्वेश्चन में एरर्स मिलती हैं। एक क्वेश्चन शायद और था जिसमें 2 ऑप्शन सिमिलर आ रहे थे, ठीक है। तो 1-2 मिस्टेक्स तो आपको एग्जाम में भी मिलेंगी, उसके लिए भी आप रेडी रहिए। तो मिस्टेक्स देख के 1-2 अगर आपको एक टेस्ट में मिलती हैं तो घबराना नहीं है, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी अभी ऑफर चल रहा है, दिवाली 15 कोड यूज करेंगे तो आरबी के सभी पेड टेस्ट पे या कोर्सेज पे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस ऑफर इज वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम। और जो लोग सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए टारगेट ग्रुप 4 नवंबर से स्टार्ट किया जाएगा न्यू, जिसमें डे 1 से सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। कोर्स में से क्लासेस दी जाएंगी कि आपको ये क्लासेस ऐसे देखनी है, ये टेस्ट देना है, जिससे कि स्टार्टिंग से आपका फाउंडेशन मजबूत होता हुआ चले। बाकी पेड टेस्ट सीरीज तो आपको पता ही है। चलिए मैथ्स का सॉल्यूशन अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल था कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका इन रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें मीडियन की लेंथ बतानी थी, क्या होगी, ठीक है। आपको पता है अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल एक लेते हैं तो सारे सेंटर्स मेरे एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं, चाहे वो इन सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, सर्कम सेंटर हो या सेंट्रॉइड हो। अगर मैं इसे इन सेंटर मान लेता हूं तो आपको ये चीज समझ में आती है कि भैया यहां से एक सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया मेरा इन रेडियस जो कि होता है 5। अगर मैं इसे सेंट्रोइड मान लूं तो आपको पता है कि सेंट्रोइड क्या करता है, जो लेंथ है, जो सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट सेंट्रोइड होता है, और वो 2:1 में मीडियन को स्प्लिट करता है, तो 2:1। तो अगर मैं कहूँ 1:5 के बराबर, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास मीडियन की, 3 तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा, 3 × 5, ये हो जाएगा 15 के बराबर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हैं, वरना ये चीज पता भी होती है आप लोगों को कि यार अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इन रेडियस जितना दे रखा होता है, मीडियन क्या हो जाता है, उसका 3 गुना हो जाता है। या फिर हाइट पूछ लेता वो भी इसका 3 गुना हो जाता। अगर मुझसे साइड पूछ लेता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो रेडियस होता है मेरा साइड अपॉन में 2√3, इसे भी यूज करके आप यहां पे साइड बता सकते थे। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है जिसमें 2 साइड दे रखे हैं, एक 12 है एक 14 है। एक डायगोनल दे रखा है जिसकी लेंथ हमें 16 दे रखी है। हमें बता दो दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या होगी। पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, हम कहते हैं ट्वाइस इंटू में साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ये बराबर होता है डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी लगा देंगे, बहुत बार इस पे सवाल पूछा गया है। तो ट्वाइस इंटू में 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 16 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब 4 ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं, रूट में भी वैल्यू जा रही है, तो पूरा सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, डायरेक्टली यूनिट डिजिट से ट्राई करना बेकार है। चलो अगर हम सोल्व करेंगे तो ये वाला 144 है, ये 196 बनेगा, तो ये 340, 680, 680 में से 256 को हटा देंगे तो 24 और ये 424 आ गया। अगर मैं इसका रूट ले लूंगा क्योंकि ये तो डी स्क्वायर है, तो आप यहाँ से 4 से कट रहा है तो 2 को बाहर ले लिया मैंने, तो 106 तो मुझे नहीं लगता डायरेक्टली किसी से कटेगा, मतलब किसी परफेक्ट स्क्वायर से, तो 2√106, ये ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। चले आगे। बाकी ऑप्शंस की मदद लेके भी आप सोच सकते थे कि क्या वैल्यू पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बहुत लंबा खिंच जाता है क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन थी, आपको सिर्फ 1 लाइन में कैलकुलेशन करनी थी और आंसर बताना था। तो डायरेक्टली अब ये सिंपल सा सवाल था, जो फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है। क्वेश्चन में कहता है 2 सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 10 है और एक का 6 है, हमें बता दो डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर माइनस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है 4 इंटू में r इंटू में r, मतलब एक का रेडियस और दूसरे का रेडियस को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 4 इंटू में 10 इंटू में मेरे पास 6,
तो ये आ गया 240। ठीक है, बाकी आप कैसे आया ये यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, इनका डिफरेंस करोगे तो ये बचेगा मेरे पास ये, और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे तो 4ab बचता है, हमें पता है, तो ये 4 आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से आया, मैंने ये डेरिवेशन भी लिख दी। अब ये वाला सवाल था, इस टाइप के एसएससी पहले बहुत सवाल पूछता था 2018, 19, 20 में। ठीक है, अभी कुछ टाइम से थोड़े कम पूछता है, फिर भी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसके अंदर दो कोड है, एक ए बी और एक सी डी। ठीक है, डायग्राम भी हमने क्वेश्चन में आपको दे रखा था। उसके बाद कहता है ओ इंटरसेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कई बार डायग्राम देता भी नहीं एग्जाम में, तो आपको खुद से बनाना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। एंगल एओडी हमें 15 दे रखा है, ये वाला हमें कितना दे रखा है 15। एंगल बीओसी हमें 65 दे रखा है, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 65। तो हमें बताना है बीपीसी एंगल क्या होगा, बी पी सी, ये वाला। जनरली ये वाला कौन, अगर आपने पढ़ा हो, ये वाला पूछ ले, ये वाला पूछ ले, ये एंगल क्या होता है, ये इन दोनों का एवरेज होता है, इसका इसका और इसका क्या होता है, एवरेज होता है। तो ये वाला जो आंसर आएगा मेरे पास 65 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा मेरे पास 40 डिग्री। ठीक है, कैसे आया मैं वो प्रूव करके भी आपको दिखा देता हूँ। जनरली इस तरह की अगर आपको फिगर फिर से कभी दिखे तो डायरेक्टली कर लेना। देखो इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये बी डी लाइन को मिला दूं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप हमें निकालनी पड़ेगी ना इसे सोल्व करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर सिंपल सा दिख रहा है कि ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 65, तो मेजर सेगमेंट जो है बीसी, मेजर सेगमेंट पे कितना एंगल बनाएगी, इसका आधा, तो ये वाली दूरी हो जाएगी मेरे पास 65/2। ऐसे ही अगर मैं देखूं डी और ओ, ये एंगल बना रहे सेंटर पे 15, क्योंकि मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन चाहिए ना, तो हम वही चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मेरे पास सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है 15, तो मेरे पास मेजर सेगमेंट पे कितना बनाएगा, इसका आधा। तो मैं कह सकता हूं कि भैया यहाँ पे ये 15 है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। अब मुझे ये वाला कोण बताना है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे जो सा मैं ट्रायंगल आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ये थोड़ा सही कर देना एंगल, ये मेरा 65/2 है, ये 15/2 है, ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। बीपीडी का क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो ये इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों का सम क्या हो गया 15/2 प्लस 65/2, ये आ जाएगा मेरे पास 40 डिग्री। क्लियर। तो ये बेसिकली जो ये वाला एंगल बनता है, ये इस एंगल और इस एंगल का क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है। देखो इसमें हमें ये सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। अच्छा, ये 2 की पावर्स है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये इनकी क्या है, आई थिंक पावर्स होंगी ये, तो उसे सही कर लेना। ठीक, अगर मैं सोल्व करता हूं, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। देखो 2 बेस है, अब ये रूट में, अगर मैं √2 को ऐसे लिखना चाहूं, मतलब ये 2 है यहाँ पे और ये 2 लिखूं, तो इसमें ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, है ना। और ऐसे अगर ये यहाँ पे मेरे पास क्या होता 7 होता और यहाँ पे 2 लिखता, तो मैं इसे क्या लिख सकता था, मैं इसे 2 की पावर 1/7 लिखता। जनरली ऐसे ही करते हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको देखें, आपको कुछ नहीं करना होता, आप जितनी डायरेक्ट पावर्स दे रखी है उन्हें मल्टीप्लाई, और जितना ये रूट के पास वाली पावर है ना उनसे डिवाइड, और कुछ नहीं करना। तो मेरे पास क्या है 2 है, मैंने लिखा 3, 5 और 6 डायरेक्ट पावर्स में है, तो 3 × 5 × 6, और जो मेरे रूट के पास वाली है तो 3 है, यहाँ पे 7 है मेरे पास, और यहाँ पे 2 है, तो 3 × 7 × में 2। सोल्व करेंगे यहाँ पे, 3, 5, 6, 3, 7 एंड 2, तो मेरे पास यहाँ पे 3 और 2 से ये कट गया, ये बचा मेरे पास 15/7, 2 की पावर 15/7, दिस विल बी माई आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चले आगे। अगला सवाल क्या रहा है, एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है और हर एक साइड मेरे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर की है। पिरामिड की हाइट भी हमें दे रखी है, डेट इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पिरामिड का। अच्छा देखो, अगर मुझे हाइट बनानी होगी तो पिरामिड की हाइट कैसी जा रही होगी, आप कहेंगे सर इसके सेंटर से बिल्कुल टॉप पे जा रही होगी। अगर मुझे इसका सेंटर ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे करूंगा, आप कहेंगे सर मिड पॉइंट से यहां से ये मिला दो और यहां मिड पॉइंट से ये मिला दो, तो क्या ये आ गया, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर आ गया। और इससे अगर मैं ऊपर एक लाइन खींच दूं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। इतना तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। हाइट मुझे दे रखी है कितनी, 12 दे रखी है। अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है तो आप कहेंगे सर देखो बेस है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड क्या होता है, एरिया ऑफ बेस प्लस हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट मेरे पास कौन सी होती है, वो ये वाली दूरी होती है। देखो वो क्या होती है, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, किस ट्राइंगल को, मैं इस ट्राइंगल को अगर देख रहा हूं तो आप कहेंगे सर स्लांट हाइट होगी ये। समझ आ रहा है आपको, ये होगी मेरी स्लांट हाइट। तो मुझे स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। अब हम कैसे निकालेंगे स्लांट हाइट, एरिया ऑफ बेस तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर साइड 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। पेरीमीटर ऑफ बेस भी कह सकते हैं सर साइड 8 है तो इंटू में 4 कर देंगे। अब स्लांट हाइट निकालनी है, वो निकाल लेते हैं। ये मेरे पास 12 है, आप बताओ ये पूरा का पूरा अगर मेरे पास 8 है, चौड़ाई तो 8 है, तो ये कितना होगा, इसका आधा होगा 4। 4 और 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस का काम करेगी तो ये किसके बराबर, रूट में 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में स्क्वायर आ रहा है तो बचेगा 3 स्क्वायर डेट इज 9 और प्लस 1 डेट इज 10, तो रूट में 10, तो ये आ गया 4 रूट 10। सोल्व कर लो। अब यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन भी दे रखी हैं, चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ से काटूंगा तो 4 आ जाएगा। 4 का क्यूब 64, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 तो आ गया कॉमन। यहाँ पे बचा 1 प्लस रूट 10। ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ है। 64 1 प्लस रूट 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें क्या आगे हम फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इस टाइप का भी प्रीवियस ईयर में सिमिलर सवाल पूछा जा चुका है। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कहता है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें 50 सेंटीमीटर दे रखी है। डायमीटर ऑफ बेस 14 है, तो रेडियस में कह सकता हूँ 7 है। मैंने फिगर पहले से ड्रॉ कर दी थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। 2 आइडेंटिकल कॉनिकल होल हमने बनाए जिनका रेडियस 7 है, तो रेडियस किसके बराबर हो गया, सिलेंडर के बराबर ही हो गया। और हाइट इनकी कितनी दे रखी है, 24, तो ये मेरे पास 24 होगा। तो अगर दो कोण काटने हैं तो ऐसे ही कटेंगे, एक ऊपर से कटेगा एक नीचे से, क्योंकि हाइट 50 है, बाकी और कोई केस तो मेरे हिसाब से बन नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सोचेंगे कि सर मैं ऐसे करके कुछ कोण काट लेता, लेकिन हाइट 24 आएगी नहीं क्योंकि चौड़ाई इसकी 14 है। ठीक है, तो एक ऊपर से और एक नीचे से ऐसे ही कटेगा। ठीक है, तो ड्रिल आउट करना होगा तो यही पोस्चर बनेगा मेरा। हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा रिमेनिंग सॉलिड का। अब आप ध्यान से समझिए, टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा मेरा। आप कहेंगे सर एक तो ये कर्व्ड सरफेस में जितना भी एरिया जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया जो फिगर का बचेगा वो का कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, प्लस
अब हुआ क्या, देखो जब हमने ये ड्रिल करके निकाल दिया कोन, तो जो ये रीजन है, अब एरिया में ऊपर का तो हट गया, ठीक है, टॉप तो हट गया, लेकिन ये वाला रीजन तो आएगा ना मेरे पास एरिया के अंदर। ऐसे ही अगर मैं इधर देखूंगा तो मेरे पास ये वाला रीजन आएगा एरिया के अंदर, टोटल सरफेस एरिया के अंदर। तो ये कितना है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसका है, कोन का है। तो ऊपर भी और नीचे भी बिल्कुल सेम कोन है, तो 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही बनेगा मेरा। सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई रेडियस, और हाइट है मेरे पास यहाँ पे 50, क्योंकि हाइट दोनों का अलग है तो अलग से देखना पड़ेगा। और मेरे पास कोन का क्या होता है, पाई आर एल, तो 2 यहाँ पे कॉमन था, पाई रेडियस सेम है, और स्लांट हाइट निकाल लो। देखो ये 24 है, ये 7 है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हो गया 25। पाई की फॉर्म में पूछ रखा है तो पाई काटने की जरूरत नहीं है। यहां पे मेरे पास 2 पाई इंटू 25, 50 पाई को कॉमन ले लिया, मेरे पास 2r प्लस आर दैट इज 3r, r कितना है 7, तो 3r क्या हो गया 21। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 1050 पाई। दिस विल बी माय आंसर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू हमें 90 डिग्री का दे रखा है। उसके आगे आर 10r 1/2 है, तो पी क्यू आर ये मान लेता हूँ 10r 1/2, मतलब ये वाली साइड 1 रेशियो, तो ये वाली साइड मेरे पास 2 रेशियो हो गई। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है पूरे की क्या होगी। देखो जब भी इस तरह का सवाल हो, मैंने आपको पहले समझाया है कि भैया पी और आर दो में दे रखा है, क्योंकि 90 वाला तो पूछता नहीं, तो आप पूरे क्वेश्चन को या तो पी की फॉर्म में कर लो कन्वर्ट, या फिर आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो आपको थोड़ा आसान रहता है। और यहाँ पे भी मैंने फिगर बना दी, वरना आप फिर आपको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आप किसी पर्टिकुलर एक एंगल में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ पे आर दे रखा था ना, तो आर की टर्म्स में ही हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमें पता है एंगल आर पी क्या होगा, अगर ये आर है तो ये 90 माइनस क्या होगा, आर होगा। और अगर मैं इसे 90 माइनस आर कर दूं पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो सेक 90 माइनस आर कोसेक आर बन जाएगा, तो कोसेक आर से कोसेक आर कट जाएगा मेरा। ठीक है, कोस आर प्लस साइन पी क्या हो जाएगा, कोस आर बन जाएगा, तो 2 कोस आर बचेगा मेरे पास यहाँ पे। और साइन आर तो एज इट इज रहने दो, कोसेक पी क्या बन जाएगा, सेक आर, तो साइन आर माइनस सेक आर। ठीक है, यही होगा। इसे भी अगर आप कोस में कन्वर्ट करना चाहो तो 1/कोस आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया आप लोगों के लिए। अब देखो ये 1 है, ये मेरे पास 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √5 आ जाएगा ये। अब सोल्व कर लो, 2 इंटू में कोस आर 2/√5, और यहाँ पे साइन आर 1/√5 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√5 नीचे कॉमन ले लिया मैंने, ये 2 माइनस 5 नीचे बचेगा माइनस का 3, √5 से √5 कटेगा तो नीचे 2 रह गया, और ऊपर मेरे पास 4 रह गया। 4 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8/3 माइनस 8/3 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। अगला सवाल हमारे पास इसी तरीके का, एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट बी, AC दे रखा है मुझे 3√5, AB माइनस BC मुझे 3 दे रखा है, तो मतलब BC से 3 ज्यादा है AB, तो BC को अगर x मान लूं तो मैं कह सकता हूं ये हो गया x+3। हमें बताना है कोस स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर C। अब कोस स्क्वायर A की टर्म्स में देख लो या C की टर्म्स में, जनरली हम इस एंगल की टर्म में देखते हैं ना, तो मैं कोस स्क्वायर A को क्या कर लूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा। A हो गया 90 माइनस C, तो मैं कह सकता हूं साइन स्क्वायर C माइनस कोस स्क्वायर C, ये मुझे बताना है। डन है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे आप, चलो डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे पास साइन होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस यहाँ पे कोस स्क्वायर C हो जाएगा मेरे पास बेस स्क्वायर, और हाइपोटेनियस स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा। ये मुझे पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर
माइनस बेस स्क्वायर नहीं पता। अगर कई बार एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि वो ऊपर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बन जाता है तो इजीली कट जाता है, आसान हो जाता है। चलो सोल्व करेंगे। तो मुझे x का मान बेसिकली यहाँ पे निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो x का मान। बाकी आप एक चीज भी सोच सकते हो, जनरली इस तरह के क्वेश्चन में जो एप्लीकेबल होता है, देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उससे मुझे सोल्व करना पड़ेगा। इट कैन बी अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, राइट। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं मान लू ये x इंटीजर वैल्यू में होता तो क्या मान हो सकता था, थोड़ा सा सपोज करने की कोशिश करेंगे, वरना क्वाड्रेटिक से तो कर ही लेंगे। आप कहेंगे सर ये 3√5 है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, √5 मेरा क्या होता है जनरली 2.2 के आसपास होता है, और 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये 6.6। अगर इंटीजर वैल्यू में देखा जाए तो जो ये वाला मान होगा ये भी क्या होगा, 6 से कम होगा या 6 के बराबर होगा, ये भी मेरा 6 या 6 से कम होगा। तो मैं कह सकता हूं x का मान क्या रखूं, अगर मुझे इसे 6 बनाना है, अगर मैं हायर लिमिट से लेके चलूं तो x को मुझे 3 रखना पड़ेगा। अगर मैं x को 3 रख देता हूं तो 3 + 3 6 और ये रह गया 3, 6 और 3। अगर मैं इनका पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो 3 कॉमन आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट में ये बन जाएगा 5। ये क्या कर रहा है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो बस मैंने एक तरीका बताया कि हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। और कई बार ऐसे सवाल आते हैं ना, बहुत आसानी से हो जाते हैं, छोटी वैल्यू जो, अगर यहाँ पे 3√5 की जगह मेरे पास होता से 18√7 तो मैं ये चीज कभी भी ट्राई नहीं करता, क्योंकि बहुत लंबा चला जाता। मैं चेक करता, मैं बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही सोल्व करता। लेकिन अगर छोटी वैल्यू जो कई बार यहाँ पे लिखा होता है सिर्फ 4 या √5 लिखा होता है खाली यहाँ पे, तो चीजें आसान हो जाती हैं। कहीं कह देगा ये √5 है, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 1 का गैप है, बताओ क्या वैल्यूज होंगी। तो आप देख के कह सकते हो भैया एक वैल्यू 2 होगी, एक वैल्यू 1 होगी, तो √5 आ जाएगा, है ना। कई बार इस तरह की भी चीजें दे देता है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा लोगे तो थोड़ा हो सकता है टाइम बचा लो आप, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से अगर मैं सोल्व करता हूँ तो x का मान एक बार की में मुझे मिल गया, डेट इज 3। अगर x 3 है तो मेरे पास यहाँ पे 3 p है, मेरे पास 6 हो गया, 6 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब 9 × 5 45। तो यहाँ पे 36 - 9 27 डिवाइडेड बाय 45 आ गया, और ये मेरे पास आ गया 3/5, ठीक है। चले आगे, ये मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये पूरा दे रखा है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। हमें वैल्यू बतानी है कि a + b - c क्या होगा। अब इस तरीके में ये देखा करो कि हमारे पास a, b और c, x, y कितने वेरिएबल हैं, 5 वेरिएबल है, ठीक है। कितनी इक्वेशन है मेरे पास, एक इक्वेशन है। तो जनरली इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुटिंग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, क्योंकि जब मैं इस चीज को एक्सपेंड कर रहा हूं, आपने इस तरह के क्वेश्चंस फॉलो किए हुए हैं, तो मेरे पास यही रिजल्ट आता है, हमें पता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पूरा a + b का होल क्यूब -a - b का होल क्यूब है, या फिर मैं कैपिटल ए अगर इसे मान लूं तो कैपिटल ए का क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगता है इसमें, जो कि a - b a² + b² प्लस 2a प्लस ab, वो फॉर्मूले से हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। बेसिक से सिंप्लीफाई करके हम इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो हम इसे इजीली भी कर सकते हैं, मतलब जल्दी कर सकते हैं। अब जल्दी कैसे करोगे, आप कहोगे सर मुझे क्या चाहिए, a + b - c चाहिए, तो a b c को तो नहीं छेड़ते हैं। क्या मैं x y का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान लूं। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन में देखो क्या होता है कि ये तीन तो कांस्टेंट वैल्यूज होगी a b c, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इनकी फिक्स्ड वैल्यू आने वाली है जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा। और x और y की वैल्यू आप अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के एक्सपेंशन में हम ये चीज देखते हैं। तो x और y की क्या ऐसी कोई वैल्यू है जिससे मुझे डायरेक्टली a + b - c मिल जाए। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, मैं x को 1 कर देता हूँ, y को 1 कर देता हूँ, या y को -1 कर देता हूं, तो ये x² 1 ही बनेगा, y² 1 ही बनेगा, और मेरे पास x 1 और ये -1, तो c क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मैं x को 1 y को -1 रख सकता हूं, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि x को -1 रख दो और y को 1 रख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों केसेस में मेरे पास लास्ट में a + b - c बचेगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो हम पुट करते हैं, पहले मैंने x को 1 कर दिया और y को -1 कर दिया। अब मैं सोल्व करता हूं, तो यहाँ पे जैसे 1 और -1 करा तो ये तो कट गया, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 64 × 0 0, ये आ जाएगा 27, 1 - -1 तो ये हो जाएगा 2, 2 का क्यूब 8,
तो ये आ गया 27 इंटू में 8। जल्दबाजी मत करो काटने की, आराम से लिखते रहो। अब मेरे पास क्या है, x प्लस 7y, तो 1 माइनस 7 डेट इज -6। फिर मेरे पास इंटू में ये a बचेगा, ये b बचेगा, हमने अभी देखा था, और ये -6। कैलकुलेशन आसान हो रही है। जीरो को तो आप हटा ही दो, यहाँ पे माइनस से माइनस एलिमिनेट होगा, 6 से काटूंगा तो यहाँ पे 4, पहले 2 से काट दिया और 3 से काटा तो 9। a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर आ गया मेरा 36। क्वेश्चन हो गया खत्म, इसमें और कुछ नहीं करना था। अगर आप x को -1 रखते, y को 1 रखते, तब भी आपको सिमिलर आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन ठीक है। अब बेसिक से करेंगे तो कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूं आपको मैं, ऑल तो आपको आना चाहिए बेसिक से करना भी। कई बार ये डायरेक्टली हम नहीं पुट कर पाते क्योंकि हमें कोई केस ऐसा मिलता नहीं है कि जिससे डायरेक्टली आंसर मिल जाए। देखो सबसे पहले देखो ये मेरा क्यूब है ना, तो ये 4 का क्यूब है। अगर मैं अंदर ले जाऊं तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4x प्लस 4y का होल क्यूब। ये 27 को 3 रख सकता हूं मैं, तो 3x माइनस 3y का होल क्यूब, ये हो गया। इसे अगर a मान लिया और इसे b मान लिया तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी। तो इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा x, इसमें से ये घट गया, ठीक है, तो ये बचा x। 4y में से माइनस 3y करूंगा तो प्लस 7y आएगा। फिर मेरे पास आएगा ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो 4x प्लस 4y का होल स्क्वायर तो 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो, और प्लस 2xy, यही आएगा। फिर मेरे पास प्लस इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, और फिर मेरे पास आएगा प्लस दिस इंटू दिस। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 जा 12 तो मैंने बाहर ले लिया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम बचाना है। अब हमें क्या चाहिए, a क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर देखो कहां कहां आ रहा है, 16 प्लस 9 25 प्लस 12 37। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज पार्डन मी। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर देखो तो 16 प्लस 9 25, और यहाँ पे 25 माइनस 12 तो माइनस 13 वाई स्क्वायर आएगा, प्लस 13 वाई स्क्वायर आएगा। अगर मैं एक्स वाई देखूं तो 18, ये 32 माइनस 18 14 बचेगा, 14 एक्स वाई। अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेरे पास ये आ गया a, ये आ गया मेरे पास b, और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास c। दिस प्लस दिस माइनस दिस, 37 प्लस 13 माइनस 14, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 30। ये हो गया इसका तरीका बेसिक से करने का। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर बेस्ड सवाल है। x प्लस वाई प्लस जेड 13 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 91, एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है। हमें डिफरेंस बता दो जेड और एक्स के बीच में क्या होगा। जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी हो, क्वेश्चन देखते ही अपना आंसर मार्क कर चुका होगा, क्योंकि उसने इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे होंगे। बाकी इसमें आपको पता होता है क्योंकि बहुत बार एसएससी इस टाइप का सवाल पूछता है, तो मैंने क्लासेस में भी आपको बताया है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड आपको कहीं 13 दिख जाए तो जनरली क्या होता है, ये किस वैल्यूज पे सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है 1 3 और 9 पे। ठीक है, एक वैल्यू 1 होगी, एक 3 होगी, एक 9 होगी, बाकी आप कंडीशन से देख सकते हैं कौन सा क्या बैठेगा। जैसे एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर, तो या तो ये x और ये z होगा, या फिर ये z ये x होगा, या फिर z होगा। अगर ये 1x हुआ तो ये मेरे पास z हो जाएगा, और अगर 1z हुआ तो ये मेरे पास x हो जाएगा, और ये बीच वाला मेरे पास क्या बचेगा y। इन दोनों कंडीशन को देख के मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमसे क्या पूछा, डिफरेंस बता दो z और x में, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जब डिफरेंस पूछा तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस जेड पूछा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू डिफरेंस है, बड़े में से छोटे को घटाना। तो 9 बड़ा है, 1 छोटा है, इनका डिफरेंस कितना आएगा 8। अगर ये वैल्यूज याद हैं तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। बाकी मैं बेसिक से आपको कराई रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे नहीं आता बेसिक से भी सीख लो कैसे निकालते हैं, और बेसिक से भी आपको सोचना कैसे इस तरीके के क्वेश्चन में। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज तक पहुंचना है वो भी बताऊंगा, दोनों चीजें कराऊंगा मैं। ठीक है,
बाकी यहाँ पे इस तरीके का एक और सवाल जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड 19 दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसमें ये देता है, एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर देता है, तो डिफरेंस बिटवीन एक्स और जेड बताना होता है। इसके अंदर जो ये सेटिस्फाई करता है, जो 3 वैल्यूज मेरे पास निकल के आती है वो होती है यहाँ पे 4, 6 एंड 9। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इन फ्यूचर क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप कर पाएंगे वैल्यूज से। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को, वैसे तो मैंने डायरेक्टली करा ही दिया है, मैं एक बार आपको और बेसिक से करा देता हूँ कि वैल्यूज याद नहीं है तो बेसिक से। बेसिक में भी दो चीजें हैं कि एक पहले हिट एंड ट्रायल से करना है तो हिट एंड ट्रायल से, वरना बिल्कुल सोल्व करके करना है, और जो पहली बार सोल्व करके करेगा तो वो एग्जाम में टाइमली नहीं कर पाएगा। अगर आपने पहले देखा होगा तभी आप बेसिक से सोल्व भी कर पाएंगे, जो सॉल्यूशन में बताऊंगा आपको। देखो डायरेक्ट तरीका क्या मेरे दिमाग में आ सकता है, अगर मैं मान के चलूं कि एक्स वाई जेड इंटीजर वैल्यू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इंटीजर वैल्यूज ही हो, लेकिन कई बार इंटीजर वैल्यू होते हैं। तो इंटीजर वैल्यू अगर एक्स वाई और जेड है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर जनरली हम कंसिडर करके चलते हैं, तो हम किस तरीके से देखते हैं कि भैया मेरे पास एक्स जेड आया वाई स्क्वायर के बराबर, तीनों वैल्यूज मेरा सम 13 है, तो तीनों वैल्यू मेरी क्या होंगी, 13 से छोटी होंगी। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर वाला केस लेता हूं, जो मैक्सिमम केसेस में अलजेब्रा में एग्जामिनर देता है, ठीक है, तीनों वैल्यू छोटी होंगी, है ना। ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज भी बना रहा है क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना रहा है, एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं हो सकता है एक्स वाई और जेड क्या हो, जीपीएम में हो। यही तो कंडीशन होती है, मिडिल टर्म का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मैं मान लेता हूं भैया एक्स स्मॉलेस्ट है, ये मीडियम है और ये लार्जेस्ट है। तो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर की, आप कहेंगे सर ये 1 होगा। अगर ये मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर इसे मैं इसका 2 गुना कर दूं 2, फिर इसका 2 गुना करूंगा तो 4 आएगा। इन तीनों का सम तो 13 नहीं बन रहा। फिर मैंने रखा 1, इसे रखा 3, फिर मैंने इससे करा आगे बढ़ा, तो इंटू 3 है तो इंटू 9, सम क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया 13, सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, फिर इधर भी चेक करके देख लो वैल्यू रख के, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 81, 9 और 1, इन तीनों का सम भी 91 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, तो यही वैल्यू जो है मेरी। ठीक है, ये देखा जा सकता है। वरना आप कहते हैं सर एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, एक्स और जेड का मान छोटा है, चलो ठीक है भाई, जेपी वाला ट्राई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की रहता है ये चीज चेक करना एग्जाम टाइम में, कि एक डेट अगर हम नहीं सोच पाए तो फंस सकते हैं। बिल्कुल बेसिक अप्रोच अब समझ लेते हैं कि बेसिक से कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर देखो मेरे पास रिलेशनशिप किसमें, एक्स वाई जेड, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो कुछ एज्यूम तो कर नहीं सकते, बेसिक से करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल में हम एज्यूम नहीं करते, हम चेक करके देखते हैं अलग अलग वैल्यूज पे। बाकी अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, और ये भी तभी ट्राई करना है जब ये वाली वैल्यू बहुत छोटी सी हो हमारे पास, बड़ी वैल्यूज पे ट्राई करोगे तो फंस जाओगे, लंबा खिंच जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, स्क्वायर्स के टर्म्स में दे रखा है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर दे रखा है। तो देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू सोल्व दिस। मैं एक सिंपल सा तरीका लेके चलता हूँ कि वाई स्क्वायर चाहिए ना हमें, वाई स्क्वायर उधर जा रहा है अलग से, तो मैं एक्स प्लस जेड को एक साथ कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 13 माइनस वाई। अब ये ऐसा क्यों करा है, क्योंकि जब मैं स्क्वायर करूंगा यहाँ पे तो मेरे पास एक्स जेड आएगा, जिसे मैं वाई स्क्वायर की टर्म्स में कंप्यूट कर दूंगा, और हो सकता है इस रिलेशनशिप को यूज करके मुझे कुछ मिल जाए। अगर स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स जेड, ये किसके बराबर हो जाएगा, 13 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 13 वाई के। अब देखो ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या आएगा, ये 2 एक्स जेड क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर के बराबर है, तो इसे मैं ब्रेक कर सकता हूं। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक वाई स्क्वायर तो यहां रख लो, एक वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर को क्या कर देगा, काट देगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया 91, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 13 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 13 वाई है। अब इसमें देखो 13 से कट जाएगा सारा का सारा। अभी कैलकुलेशन याद हो जाती है तो इसलिए आसान है मेरे लिए, वरना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। तो मेरे पास यहाँ पे y का मान 2y किसके बराबर आ गया, 13 माइनस 7 6 के बराबर, और y आ गया 3 के बराबर। ठीक है, y अगर 3 मिल गया मुझे, तो आप कहेंगे सर x प्लस जेड कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x प्लस जेड
13 माइनस 3 n के बराबर। हमें क्या चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस जेड। आप कहेंगे सर x माइनस जेड क्या होगा, x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4xz। ये तो प्रॉपर्टी हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो रूट में 10 स्क्वायर माइनस में 4xz किसके बराबर है, y स्क्वायर के, y है 3, तो इंटू में 3 का स्क्वायर। तो 9 4 जो 36, 100 में घटाऊंगा तो 64, बाहर निकलेगा 8। क्लियर है, चले आगे। तो बेसिक से थोड़ा लंबा है ये, तो पहले से जिसने कर रखा हो वो कर सकता है, वरना दिक्कत आएगी। रिप्लेसमेंट में बेस्ड मिक्सचर का एक सवाल है हमारे पास। कहता है एक कंटेनर है जो पूरा दूध से भरा हुआ है। अब हमने इसमें क्या किया, बार बार हम 80 ml इसमें से निकालते रहे और उसकी जगह क्या डालते रहे, पानी डालते रहे। ये प्रोसेस पहले हमने एक बार किया, उसके बाद 3 बार और रिपीट किया। तो टोटल ये प्रोसेस कितनी बार करा हमने, 4 टाइम्स करा। अब जो फाइनल सॉल्यूशन बचा उसके अंदर क्या है मेरे पास, वाटर और मिल्क का रेशियो आ गया 65:16। हमें बताना कैपेसिटी क्या रही होगी कंटेनर की, मतलब जो पूरा का पूरा मिल्क से भरा हुआ था, इनिशियली टोटल मिल्क कितना रहा होगा ये बताना। आप कहेंगे सर देखो, जब मैं मिल्क निकाल रहा हूं और उसकी जगह वाटर को डाल रहा हूं तो रिडक्शन किस में हो रहा है, मिल्क में हो रहा है। तो मिल्क और टोटल के रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मिल्क और वाटर इतना है, तो टोटल रेशियो वाटर अगर मैं निकालूंगा तो इन दोनों का सम करूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी टोटल 81 और मैं ये आ गया मेरे पास 16। तो मैं कह सकता हूं कि 4 रिप्लेसमेंट के बाद क्या हुआ, अगर इनिशियली मेरे पास मिल्क कितना था 81 था, तो 4 बार जब मैंने रिप्लेसमेंट करी, सॉरी ये मिल्क है, 4 बार जब मैंने रिप्लेसमेंट करी तो मिल्क 81 से घटके कितना रह गया, 16 रह गया। ठीक है, कितना पोर्शन मिल्क का रिप्लेस हो गया, डिफरेंस उसके बराबर हो जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी अब हम डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन को करें, क्योंकि हमने रिप्लेसमेंट कितनी बार करी, 4 टाइम्स। अगर मैं 4 टाइम्स की जगह सिर्फ 1 टाइम रिप्लेस करता तो मुझे इसकी पावर क्या करनी पड़ती, 1/4 करनी पड़ती, और इसकी पावर 1/4 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आती है ये 3:2। ठीक है, तो एक बार रिप्लेसमेंट में क्या होगा, अगर मेरे पास मिल्क 3 है तो कितना हो जाएगा, 2। अब एक बार रिप्लेसमेंट में हम कितना चेंज कर रहे हैं, आप कहेंगे सर 80 लीटर मिल्क को निकाल रहे हैं, तो 1:80 के बराबर। तो इनिशियली टोटल जो कैपेसिटी रही हुई कंटेनर की जो मिल्क से भरा हुआ था, तो इनिशियली मिल्क कितना रहा होगा, 3 × 80, ये आ गया 240। जिसने ये टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ रखा उसके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं समझ सकते। ठीक है, बाकी तरीका यही होता है, डायरेक्टली रेशियो से हम इस तरह के क्वेश्चन को बड़े इजीली कर पाते हैं। हमें सिर्फ ये चीज पकड़नी होती है रिप्लेसमेंट किसकी हो रही है। हमने कहा मिल्क को रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से, तो मिल्क में रिडक्शन हो रही है, तो मिल्क और टोटल का रेशियो निकालते हैं। फिर उसके बाद जितनी बार रिप्लेसमेंट हुई है उतनी पावर डाउन करते हैं, जैसे 4 बार हुए तो पावर 1/4 करी मैंने, तो मुझे क्या मिल जाता है कि इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी मिल्क की और फाइनल क्वांटिटी कितनी थी। ठीक है, एक बार रिप्लेसमेंट के बाद, तो 1 मेरा 80 को रिप्रेजेंट करता है और सोल्व करके हम अपना वैल्यू निकाल देते हैं। बेसिक से क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाना है अगर आपको, तो वो तो डिटेल सॉल्यूशन में लिखा हुआ था, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि x क्या करता है, ट्रूथ बोलता है 70% केसेस में, y जो है 90% केसेस में ट्रूथ बोलता है। कितने केसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो मैंने आपको इसका केसेस बता रखे हैं, टोटल हमारे पास क्या केसेस बनेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट की अगर मुझे बात करनी है तो मैं कहूंगा, देखो मान लो अगर x ट्रूथ बोल रहा है और y क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तब भी मेरे पास कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। मैं कहूंगा कि y क्या कर रहा है, y सच बोल रहा है, लेकिन x क्या कर रहा है, x झूठ बोल रहा है, तब भी दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 केसेस बनते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ऐसा कर लो कि सर अगर x भी फॉल्स बोल रहा हो और y भी फॉल्स बोल रहा हो, क्योंकि दोनों झूठी बोल रहे हैं, तब भी तो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। जब x भी झूठ बोल रहा हो, y भी झूठ बोल रहा हो, तब भी दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से झूठ बोल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि हो सकता है दोनों सेम झूठ बोल रहे हैं, तो फिर हम फंस जाएंगे। और जब भी हम एनसीईआरटी में या क्लास 11 12 में इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो हम ये वाला केस कभी भी नहीं लेते हैं, तो ये याद रख लेना। लॉजिकली ये चीज ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये चीज नहीं मान्य होती।
आपको इसी तरीके के सिर्फ दो केस बनाने हैं कि एक्स भी सच बोल रहा है, वाई झूठ बोल रहा है, वाई सच बोल रहा है, एक्स झूठ बोल रहा है, तब ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। चार केसेस अगर आप बनाएं तो वैसे बेसिकली जो केसेस बनते हैं स्टार्टिंग से, अगर मैं देखूं दो लोगों की बात कर रहे हैं तो एक्स ने सच बोला, वाई ने भी सच बोला। एक ये केस बनता है कि दोनों ठीक बोल रहे हैं, एक्स ने सच बोला, वाई ने झूठ बोला, वाई ने झूठ बोला, एक्स ने झूठ बोला, वाई ने सच बोला, एक्स ने झूठ बोला और वाई ने भी झूठ बोल दिया। ये चार केसेस जनरली हम देखते हैं इसमें, और इस पे बेस्ड घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाता रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर कंट्राडिक्ट वाला देखना है तो हमें ये दोनों केसेस देखने पड़ेंगे। बोथ लाइज वाला ये हो जाता है, बोथ ट्रूथ वाला ये हो जाता है, एटलीस्ट वन ट्रूथ वाला ये हो जाता है इन तीन का। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट वाले में ध्यान रखना, ये वाला केस हम नहीं लेते जिसमें दोनों झूठ बोल रहे होते हैं। ठीक, अगर मैं बात करता हूं एक्स ने ट्रूथ बोला 70% तो 0.7 प्रोबेबिलिटी, वाई ने झूठ बोला, वाई सच बोलने की 90 है तो झूठ बोलने की क्या होगी 10%, वाई ने सच बोला 90% और एक्स ने झूठ बोला, सच बोलने की 70 है तो झूठ बोलने की कितनी हो जाएगी 0.3 30%। ये हो जाएगा 0.07 प्लस 0.27 0.36 0.36 या 0.34 सॉरी, तो 34% या फिर 0.34 कुछ भी मिल जाए वो मेरा आंसर हो जाएगा। कई बार पॉइंट में आंसर देता है इसलिए हमने पॉइंट में रखा है, वरना कई जगह आपको परसेंटेज में मिलेगा, कई जगह फ्रैक्शन में मिलेगा, किसी भी फॉर्म में दे सकता है एग्जामिनर। कहता है 4 लोग सिलेक्ट करने हैं जहां पे हमारे पास 3 आदमी है, 2 वीमेन हैं और 4 बच्चे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चिल्ड्रन, एग्जैक्टली 2 बच्चे। कितने सिलेक्ट करने हैं हमें 4 करने हैं, उनमें से 2 बच्चे हो और 2 बाकी इन 5 में से कुछ भी हो सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि 2 बच्चे चाहिए। तो आप कहेंगे सर 4 में से 2 बच्चे हमने सेलेक्ट कर दिए 4 सीट, अब और क्या चाहिए हमें, इन 5 में से 2 एग्जैक्टली चाहिए तो 5 सीट। टोटल कितने हैं मेरे पास 9 लोग हैं, 9 में से कितने सेलेक्ट करने हैं 4, ये मेरी हुई प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे 4C2 क्या होता है 4 × 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 लिखा है ना तो 2 वैल्यूज ले लो, 4 एक उससे नीचे वाली 3 डिवाइडेड बाय जो ये है उसे एज इट इज 2 फैक्टोरियल। ऐसे 5C2 है तो 5 × में 4 2 वैल्यूज ले ली मैंने और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 9 और 4 है तो यहाँ पे 9, आप 4 वैल्यूज ले लो 9 8 7 एंड 6 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 4 फैक्टोरियल। क्लियर है, सिंपल है फंडा, आसान है तरीका ये लिखना। जितना यहाँ पे लिखा हुआ है भैया उतनी वैल्यूज डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ से एक रिड्यूस करके ले ली, डिवाइडेड बाय दिस फैक्टोरियल, खत्म। ठीक, अब मेरे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल को अगर मैं थोड़ा सा खोल लूँ तो ये मेरे पास 4 × 3 × 2 आ जाता है। 2 फैक्टोरियल को अगर खोलना है तो कुछ नहीं करना है, ये तो 2 ही होता है। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज 2 ही लिख दिया। काटना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 2 जा 4 कट गया, 3 2 जा मेरे पास 6 कट गया। अब यहाँ पे मेरे पास 7 8 जा 9, यहाँ से काटूंगा तो ये 3 आएगा, आगे कटेगा नहीं। 8 ये काटूंगा तो ये 2 आएगा, और कुछ इस 2 से ये मेरे पास 2 बचेगा। तो 3 × 7 21 और 5 × 2 10, 10/21, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चले आगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करना होता तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, आप कहते हैं सर ये 10/20, तो 23 कहाँ से आएगा इस पूरी कैलकुलेशन में, 23 का तो कोई लेना देना नहीं है, तो 23 वाला तो वैसे कट जाता। ठीक, कहता है ये ऑब्जर्वेशंस हैं और इनकी जो मीडियन है अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो 24 आती है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ऑलरेडी। अगर इनकी मीडियन 24 है तो एक्स का मान बता दो। सिंपल है, कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज है तो मीडियन क्या होगी 10/2th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो 5th टर्म क्या होगी 1 2 3 4 5 x + 2, 6th टर्म क्या होगी x + 4
डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया मीडियन और ये है 24 के बराबर, तो ये हो गया 48, 2x प्लस 6, 42 डिवाइडेड बाई 2, x आ गया मेरा 21। इससे अच्छा लेवल CHSL के मॉक 9 का था मैथ्स का, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर हमने डाले थे, ठीक है। अगर वो नहीं देखा तो देख लेना एक बार। हमें इंपेरिकल रिलेशन बताना है मीड, मीडियन और मोड का क्या होगा, ये 4 चीजें दे रखी है। बेसिकली जो हमारा रिलेशनशिप होती है वो होती है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये मोड के बराबर होती है। अब इसे ही थोड़ा घुमा फिरा के लिख रखा है, तो हमें एक बार करके देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर मैं देखूं कि चीजें सेट बैटरी नहीं, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था कि मीन मीडियन मोड को 1 1 1 कर दूं, तो इधर भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 कर दूं तो इधर भी तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 - 1 0 बन जाएगा दोनों साइड, तो तीनों सेटिस्फाई करेंगे। हम एक एक करके खोलना पड़ेगा, ठीक है। मोड हमारा सिंगल बचता है, ठीक है। अगर मैं पहली इक्वेशन को देखूं, देखो 3 मीन है, यहाँ पे मीन है, इधर जाके घटेगा 2 मीन, ये 3 मीडियन है, माइनस का 3 मीडियन और यहाँ पे माइनस का मोड, हो गया सेटिस्फाई। यही सेटिस्फाई कर रही है, माइनस को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस और ये प्लस, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड, ये सेटिस्फाई, ठीक है। अगला सवाल मेरे पास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। सार्थक ने एक मैराथन कंप्लीट करी 4 आवर्स एंड 35 मिनट्स में। पहले उसने 10 किलोमीटर दौड़ा, फिर उसने 20 किलोमीटर दौड़ा और फिर उसने कुछ और डिस्टेंस की रनिंग करी। पहला डिस्टेंस उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा उसने 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना है टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर करा। अगर जो उसका लास्ट रन था, उसका डिस्टेंस नहीं दे रखा, वो उसने पहले की हाफ स्पीड से किया है। तो पहला ये था 6, तो अब उसने 3 की स्पीड से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे स्पीड दे रखी है। टोटल जर्नी का जो टाइम है, ये वाला डिस्टेंस मुझे नहीं दे रखा। टोटल जर्नी का जो टाइम है वो दे रखा 4 आवर 35 मिनट्स। जैसे मैं लिख सकता हूँ 4 + 35 मिनट को आर में कन्वर्ट करूंगा 35/60, तो ये 7/12 आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो टोटल टाइम क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इनका सम कर दो। मुझे क्या बताना है, टोटल जर्नी, टोटल डिस्टेंस बताना है, मतलब 10 + 20 + डी का मान बताना है। या फिर मैं कह सकता हूँ टोटल डिस्टेंस को अगर मैं डी मान लेता हूँ या टोटल डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x - 30, 10 + 20 30, इतना डिस्टेंस ने इस स्पीड से कवर किया होगा, ये इसके बराबर है। सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी लग रही है मुझे इसके अंदर। चलो, 12 × 4 = 48 और 7 = 55 भाग 12, इनका एलसीएम लूंगा 6 इंटू में 8 जब 48 पे सेटिस्फाई कर जाएंगे ये सारे के सारे। ये काट लो पहले, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 आ गया मेरे पास, ये 5 आ जाएगा, ये 5 और ये 4, ठीक है। 3 4 जो 12 ही आ गया एलसीएम, तो 20 + 15 और यहाँ पे मेरे पास 4 जा + 4x - 120। 12 से तो 12 एलिमिनेट हो गया, 35 इसमें से घटेगा तो माइनस का 85 उधर जुड़ेगा, तो 90 और 50 140, x आ गया 140 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 35। 35 इज माई आंसर, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। चले आगे, अगला सवाल। एक रिवर है, 2 मिड पॉइंट है बिटवीन पॉइंट्स P एंड R। ये P पॉइंट मान लेता हूँ, ये Q पॉइंट मान लेता हूँ और ये R पॉइंट मान लेता हूँ। एक रिवर है ये, ठीक है, बहता हुआ पानी किधर से जा रहा है, सेम बैंक पे है। मतलब होता है ना, जैसे मान लो अगर रिवर यहाँ पे बह रही है, तो बैंक ये, एक बैंक ये हो गया, एक बैंक ये हो गया, तो या तो इधर है या फिर खाली इधर है, ठीक है। तो रिवर्स के इधर ये पॉइंट्स होंगे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे इस कहने का मतलब यही है कि अगर यहाँ से P2 R जा रहा है, हो सकता है ये इस साइड डाउन स्ट्रीम हो
या फिर इस साइड अपस्ट्रीम भी हो सकता है और रिवर्स में उल्टा होगा अगर उसे जाना है। सिर्फ इतना इस कहने का मतलब है। चले आगे, चीज समझ में आ रही है आपको? एक बोट पी से क्यों जा सकती है और वापिस आ सकती है 12 घंटे के अंदर? ये और ये दूरी हमें बराबर दे रखी थी, ये जाना और ये वापिस आना, कितना टाइम लग रहा है? 12 घंटे। कहता है कि अगर ये P2 आर जाती है तो इसे लगते हैं कितने? 16 घंटे और 40 मिनट। तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा आर से पी वापस आने में, ये वाला टाइम बता दो। अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो गया। आप कहेंगे सर पहले देखो टोटल पी से आर जाना और आर से पी वापस आना, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? आप कहेंगे सर 16 आर 40 मिनट, या ऐसे में 16 2/3 भी लिख सकता हूँ। 16 2/3 आर 40 मिनट को आर में कन्वर्ट कर लिया प्लस टी टाइम। ये क्या हो गया मेरा? पी से लेके आर तक जाना और आर से लेके पी तक वापस आना, ठीक है, डाउनस्ट्रीम टाइम प्लस अपस्ट्रीम टाइम यहां से यहां तक का। अब इसके आधे डिस्टेंस का डाउनस्ट्रीम टाइम प्लस अपस्ट्रीम टाइम इतना दे रखा है, क्योंकि ये पी से क्यू की दूरी जो है वो क्यू से आर के बराबर है। तो अगर मैं पूरी ये दूरी की बात करूं तो कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे सर इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये भी डाउनस्ट्रीम टाइम प्लस अपस्ट्रीम टाइम है, आधे डिस्टेंस का, डिस्टेंस डबल तो टाइम डबल, तो ये 12 इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 24 माइनस 16 2/3, तो ये आ जाएगा 7 1/3। दिस इज माई आंसर। क्लियर? कोई इसमें स्पीड नहीं निकालनी, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सवाल था, सीधा सीधा इसका आंसर निकालना था। अगला सवाल मेरे पास क्या आता है? एक पर्सन 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है एक स्कीम में जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है कंपाउंडेड एनुअली। अब 2 साल के बाद इसे जो पैसे मिलते हैं उसे एक दूसरी स्कीम में डालता है जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, सिंपल इंटरेस्ट का, और ये 3 साल के लिए स्कीम में डालता है। हमें बताना है कि टोटल उसे इंटरेस्ट कितना मिला इन ऑल दीज ईयर्स, इन सालों में टोटल इंटरेस्ट का कितना। किस तरीके से सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर 15,000 रुपीज दिए, पहले 2 साल के लिए दिए, तो 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा इफेक्टिव? ये वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है कि भैया ये तो 21% होता है। अगर 21% ब्याज मिलेगा तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना बन जाएगा? आप कहेंगे सर 121%, तो 15,000 का 121% अगर निकालना है तो परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 जीरो हटा दूंगा, तो मेरे पास अमाउंट कितना बन गया? इतना बन गया। अब इस पैसे को हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया 3 साल के लिए, ठीक है, तो उस पर हम निकाल सकते हैं कि कितना ब्याज मिला। पहले इस पैसे की वैल्यू निकाल लेते हैं वरना ब्याज में कंफ्यूज ना हो जाए। वरना आप ऐसा कह सकते हैं कि जो अमाउंट बनेगा मेरे पास वो कितना बनेगा? 5% 3 ईयर्स के हिसाब से ब्याज लग गया मेरा कितना? 15%। अमाउंट बनेगा 115%। 115% कितना होता है? 115 डिवाइडेड बाय 100। तो अब जो फाइनल अमाउंट बना मेरे पास 5 साल के बाद वो इतना बनेगा। हमें बताना है कि कितना ब्याज मिला, तो प्रिंसिपल था 15,000, इसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। दिस विल बी माई आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? ये अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स माइनस। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। आंसर हमारे पास जा रहा है ऐसा, ये काटूंगा तो 23 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास से 20, फिर एक जीरो कट जाएगी 2, तो यहाँ पे एक पॉइंट में आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे पास जा रही है, काम करते हैं। कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए? ऑप्शंस का यूज। 2968, ठीक है, कैलकुलेशन कर ही लेता है। आई डोंट थिंक ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी इसमें। 0.5 तो हमें पता है आना ही आना है, 4 ऑप्शन में है, उसके बाद के डिजिट में भी 2 भी 3 ऑप्शन के अंदर है, एक में 3 है, डायरेक्टली कुछ ज़्यादा फायदा दिख नहीं रहा होता हुआ। चलो 15 को 121 से करूंगा तो 15 30 31 3 कैरी फॉरवर्ड 18, इसे 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 जा 115 11 कैरी फॉरवर्ड 3
और 18 कैरी फॉरवर्ड 41। अच्छा, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, देखो अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से कि ये 20,000 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, ये 15,000 है, तो मेरा आंसर जो है वो 5,000 से तो थोड़ा सा प्लस आएगा, और ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है जो ऐसा है, तो वही आंसर हो जाएगा। चलें आगे, क्लियर है या नहीं है? बाकी यहाँ पे जो है मैंने पूरा को पूरा एक लाइन में करने की कोशिश करी, इसलिए थोड़ा सा लंबा भी हो गया ये। अगर हम इसे डायरेक्टली देख लेते हैं कि भैया देखो, रफली मोटा मोटा भी अगर मैं देखूं तो मेरी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, ये 10 और 10% के हिसाब से बढ़ेगा, तो पहले 21% बढ़ाना पड़ेगा। इसका 20% तो मुझे पता है 3000 है, 1% निकालूंगा 150, तो 18150 मेरे हिसाब से ये बनेगा 2 साल के बाद अमाउंट। अब इसका 15% ब्याज और लगाना है, ठीक है, तो जो टोटल इंटरेस्ट होगा, आप यहां से लेके यहां तक देखें तो मुझे मिल रहा है 3150 का ब्याज। अब इसका 21% ही जब मैंने निकाला, वही मेरा 3000 से ऊपर जा रहा है, तो चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए ही तो करेक्ट हो सकता है। 3000 से ऊपर वैल्यू तो सिर्फ एक ही है, तो वही आंसर आएगा, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन यही है हमारे पास। चलो आगे, अब मैं अगला सवाल कहता है कि अगर एक नंबर को मैं सक्सेसिवली 9, 2 और 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हर केस में मुझे मिलता है 1, 1 एंड 3। हमें बता दो रिमाइंडर क्या मिलेगा अगर इसी नंबर को मैं 90 से डिवाइड करूं, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन आपका CHSL 2024 टीयर 1 में पूछा गया था, उसमें मैंने पूरा कंसेप्ट भी आपको बताया था जब मैंने नंबर सिस्टम के बेस्ट क्वेश्चन आपको CHSL के कराए थे, ठीक है। किस किस से हम डिवाइड कर रहे हैं? 9, 2 एंड 5 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो सक्सेसिव रिमाइंडर मिल रहा है मुझे, वो मिल रहा है 1, 1 एंड 3। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1, 1 एंड। अब यहां पे हम क्या लिखते हैं? ये मैंने लिखा रिमाइंडर, यहां पे मैंने लिखा क्या? डिवाइजर, और यहां पे हम लिखते हैं डिविडेंड। ये मेरा डिविडेंड क्या रहा होगा? आप कहेंगे सर लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है मैं मान लेता हूं वो है क्यों, ठीक है, बेसिक से समझाने के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं, वरना हम क्यों को जीरो मान के जनरली क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अगर मैंने लास्ट क्वेश्चन को क्यों मान लिया, तो आप कहेंगे सर 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिल रहा है 3, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या रहा होगा? आप कहेंगे सर जो नंबर रहा होगा वो 5 क्यों + 3 रहा होगा, ठीक है, जिससे कि 5 से कुछ डिवाइड हो जाए, क्वेश्चन का कोई भी मान हो सकता है, और वो 3 आ जाए। अब इस वाले पार्ट में ऊपर जाऊंगा मैं, तो मेरे पास 2 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 1, ठीक है। और ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा? अब क्वोशंट की तरह एक्ट करेगा, तो 2 इंटू में 5 क्यू + 3 + 1, ये मेरा डिविडेंड होगा। अब इस केस में 9 से एक नंबर को मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, क्वोशंट आया ये, तो मैं कहूंगा ये होगा 9 इंटू 2 इंटू 5Q + 3 + 1, और यहाँ पे +1, ये मेरा नंबर बनेगा। ये बेसिक से मैं बता रहा हूँ पूरा आपको। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे तो वैल्यू आएगी, यहाँ पे 10Q + 7, 9 इंटू 10Q + 7 + 1, तो 90Q + 63 + 1, 90Q + 64। तो इस पूरी वैल्यू को अगर मैं 90 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे? 64 मिलेगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली क्वेश्चन को जीरो मान के करता, जो एग्जाम बेस्ड अप्रोच होती है मेरी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हम कैसे करते हैं? मैं कहता है सर ये 9, 2, 5 और यहाँ पे 1, 3, 3, मैं मान लेता हूँ मेरे पास जो लास्ट 1, 1, 3, जो मेरे पास लास्ट क्वेश्चन था मैंने उसे कर दिया अपना 0, तो मेरे पास ये नंबर क्या बचता? 3 को डिवाइड करूंगा 5 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 6 + 1, ये आ गया 7, और 7 इंटू 9 + 1, ये आ गया मेरे पास 64। 64 मेरा डिविडेंड हो गया। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ किससे? 90 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 64 ही मिलेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सभी लोगों को? चलें क्या आगे? और ये मैं इसलिए भी कर पा रहा था यहाँ पे इजीली, आप देखेंगे मुझे 90 से डिवाइड करना था, और 9, 2 और 5 का अगर मैं एलसीएम ये प्रोडक्ट लेता हूँ इन दोनों का, सॉरी, तो ये कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, और इसी से मैं डिवाइड भी, वरना आप कोई और नंबर भी होता
तो अगर प्रोडक्ट इनका 90 जिस भी नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं वो इस 90 का फैक्टर होना चाहिए, तभी मैं डायरेक्टली रिमाइंडर बता सकता हूं, वरना मैं बता ही नहीं पाता। आप सपोज करो ये मेरे पास नंबर जो एक्चुअल बन रहा था वो ये बन रहा था, अगर ये 90 का फैक्टर नहीं होता जिससे मैं डिवाइड करता तो मैं क्या एक्चुअल वैल्यू बता पाता? नहीं बता पाता, क्योंकि क्वोशिएंट का मान कुछ भी हो सकता था जो लास्ट क्वोशिएंट होता मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या तो एग्जामिनर लास्ट क्वोशिएंट भी देता वरना हमें सोल्व करना पड़ता। अगला सवाल, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बता दो जिसे मैं अगर 12, 15, 20, 24 और 30 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर इतने इतने मिले। ठीक है, तो क्या होगा? अब बेसिक से तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप कहेंगे सर डिफरेंस वाला अप्रोच यूज कर लेंगे आप, लेकिन मुझे यह पता है, देखो सबसे आसान वैल्यू इनमें से कौन सी है? 20 सबसे आसान दिख रही है। मैं कहूंगा 20 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए मुझे? 16 मिलना चाहिए। ठीक है, 20 से डिवाइड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ तो करना नहीं, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, इन्हें डिवाइड करोगे 20 से तो जो रिमाइंडर आएगा वो एक्चुअली में वही बचेगा। 56 को डिवाइड करूंगा 20 से तो रिमाइंडर आ रहा है 16, इसे डिवाइड करूंगा 0, इसे डिवाइड करूंगा 4 और इसे डिवाइड करूंगा 2, 16 रिमाइंडर चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं था। बाकी बेसिक से आप करते हैं तो आप कहते हैं सर देखो 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर मिल रहा है 8, तो 12 माइनस 8 कितना होता है? 4, और यही मुझे मिलता है कब? जब मैं यहाँ पे 15 में से घटाता हूँ 11 को, यही मुझे रिमाइंडर मिलता है जब मैं 20 में से घटाता हूँ किसे? 16 को। और इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं। तो हर केस में डिफरेंस क्या मिल रहा है? 4 का मिल रहा है। या फिर मैं ये कह सकता हूं जो नेगेटिव रिमाइंडर है, हर केस में पॉजिटिव रिमाइंडर तो डिफरेंट है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? डिवाइजर माइनस पॉजिटिव रिमाइंडर, और पॉजिटिव डिवाइजर को में से अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर घटा रहा हूं तो मेरे पास हर केस में 4 मिल रहा है। तो नेगेटिव रिमाइंडर मेरा हर केस में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे नेगेटिव रिमाइंडर 4 बनाना होगा। तो मेरे पास जो भी एलसीएम आता है इन सब नंबर का वो मैं देखता कि जो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 999999, इससे मैं इन सब के एलसीएम से इसे डिवाइड करता। ठीक है, मेरे पास जो रिमाइंडर यहां पे बचता उसे मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करता, और इसमें क्योंकि मुझे नेगेटिव रिमाइंडर 4 चाहिए था तो मैं क्या करता यहाँ पे इसमें -4 और कर देता, और ये मुझे क्या दे देता? मेरा आंसर। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। कहता है अगर मैं एक लाइट हाउस के टॉप से देखता हूं जो कि 45 मीटर हाई है, तो एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि उसकी तरफ आ रहा है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे 30 और यहाँ पे 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा वेरी कर गया, शिप इस तरफ मूव कर रहा है। जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है हमें बता दो वो कितना होगा इस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन में। तो ये डिस्टेंस हमें बताना है। कैसे सोल्व करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस की मैंने सिंपल ट्रिक आप लोगों को बता रखी है। सबसे पहले सबसे छोटे वाला ट्राइंगल देख लो कौन सा बन रहा है। सबसे छोटा ट्राइंगल ये वाला है ना। 45 डिग्री के केस में क्या होता है, ये वाली साइड अगर 1 रेशियो है तो ये भी 1 रेशियो हो जाती है, और अगर ये भी 1 रेशियो तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 ही हो जाएगा, है ना। अब इससे बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, इससे बड़े वाला ट्राइंगल है मेरे पास ये 30 डिग्री के केस में क्या होता है, अगर ये 1 रेशियो है तो ये कितना हो जाता है? √3 रेशियो। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? ये 45, तो ये हो जाएगा 45 √3। जो ये डिस्टेंस है जो मुझे बताना है दिस माइनस दिस, तो 45 √3 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 45 √3 माइनस 1, √3 होता है 1.732, तो 45 इंटू में 0.732, ये मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस तक बता रखा है। ठीक है, आप चाहो तो पूरा निकालो 2 डेसिमल प्लेस तक, वरना आप 2 को इग्नोर करके भी ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन बहुत दूरी पे है। तो अगर मैं इन दोनों को ही देखूं तो 45 3 जा मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 135, 13 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा,
7 जा करेंगे तो 315 और 13 328 32.85 32.85 32.9 ये मेरा आंसर हो जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो ए और बी की मंथली इनकम है ना उनका रेशियो हमें दे रखा है 3:5 और उनके सेविंग्स का रेशियो दे रखा है 2:3। जो बी की इनकम है वो 3 गुना है ए की सेविंग से, तो हमें बताना है इनके रेशियो एक्सपेंस का रेशियो क्या होगा। देखो बी की इनकम ये 3 गुना है इसका, सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये 2 है और ये 5 है, तो इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये दोनों हो गए बराबर, ठीक है, बी की इनकम और ए की सेविंग। हमें क्या चाहिए कि बी की इनकम जो हो जाए वो 3 गुना हो जाए ए की सेविंग से, तो इसमें 3 से और गुना कर देते हैं। अब रेशियो क्या हो गया मेरा, मेंटेन हो गया। सोल्व कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, 3 2 जा 6 3 जा 18 और यहाँ पे 5 × 2 10। इनकम माइनस सेविंग क्या हो जाता है, एक्सपेंस, तो यहाँ पे मेरे पास 18 माइनस 10 और इधर सोल्व करूंगा तो 6 5 जा 30 और माइनस 15, 8:15, ये मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलें आगे। बाकी जब आपने यहाँ पे 8 रेशियो निकाला था तो आप कह सकते थे मेरा आंसर जो होगा उसका न्यूमरेटर जो होगा वो या तो वो 8 या फिर उसका कोई फैक्टर होगा, 8 या उसका कोई फैक्टर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बाकी जगह तो सब ओड वैल्यूज है, नहीं आएगा। चले अगला सवाल, राजन ने 10% अपनी रेंट पे दे दी सैलरी, रिमेनिंग का 20% ट्रांसपोर्ट पे, उसके बाद 40% बचे हुए का फूड पे, फिर उसके बाद उसने 80% बचे हुए का वेरियस बिल्स पे खर्च कर दिया। उसने 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया और उसके पास बचे 1480 अपने एक्सपेंस के लिए। तो हमें बताना है मंथली सैलरी कितनी होगी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ गया किस तरीके का है। ऑफ द रिमेनिंग बार बार आ रहा है तो डायरेक्टली कर लेंगे। मैंने मान लिया उसकी मंथली सैलरी है x, 10% खर्च कर दिया रेंट पे तो बचा 90%। अब इसका भी उसने 20% खर्च कर दिया तो बचेगा 80%। फिर यहाँ पे कहता है उसने 40% फिर खर्च कर दिया इसका तो बचेगा 60%। फिर इसका भी इसने 80% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 20%। अब उसके पास क्या है, उसने 5,000 बैंक में जमा करा दिए तो 5,000 और घट गए। अब उसके पास बचे कितने, 1480। आप देखेंगे 1480, 5,000 इधर है, उधर जाके प्लस कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 6480। हमें सोल्व करके x का मान बताना है, सिंपल। अच्छा, अगर कैलकुलेशन भी करनी है यहाँ पे ऑप्शंस की मदद लेके तो भी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे चलो मैं इसे 4 से भी काट देता हूँ तो ये मेरे पास बचेगा 5 और ये वाली वैल्यू बचेगी 2। अब ध्यान दो, जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा 9 2 3 से तो ये कट ही जाना चाहिए, फिर भी जो मेरा आंसर होगा वो 5 की पावर 4 से कटेगा, है ना। 5 की पावर 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 5 की पावर 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 4 डिजिट 5 की पावर 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट की 4 डिजिट 5 की पावर 4 से ये कट रही है, ये भी कट रही है। 5 की पावर 4 625 होता है, 625 इंटू 4 2500 होता है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा, बस ये नहीं आ सकता, इन तीनों में आ सकता है। तो कुछ ज्यादा बेनिफिट तो मुझे हुआ नहीं इस चीज का। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं अब, और क्या, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा इस तरीके से कैलकुलेशन, तो जिस तरीके से मैंने काट दिया। लेट्स ट्राई इट एंड फिक्स दिस। 9 से काटूंगा पहले तो, 9 7 जा 20, फिर 2 और 3 6 से एक साथ काट दूंगा तो ये आ गया 120, है ना। तो x का मान हो गया 625 इंटू में 120, तो 0 12 को 25 से करेंगे 300, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 12 6 जा 72 और 3 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी और सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने टोटल कैपिटल का 33 1/3% खर्च किया, बी ने 33 1/3 रिमेनिंग का खर्च किया और सी ने बचा हुआ पैसा जो भी था वो लगा दिया बिजनेस में। साल के अंत में इतना प्रॉफिट हुआ अगर, तो सी का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से कितना ज्यादा ये बता दो।
जब रिमेनिंग वाला पार्ट हमें दे दे क्वेश्चन में तो 1/3 1/3 हम टोटल को क्या मान लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट मानते हैं, एलसीएम नहीं लेते, ध्यान रखना। जब रिमेनिंग वाला वर्ड यूज हो जाए ना तो प्रोडक्ट लेते हैं। तो टोटल कैपिटल मैंने मान ली 9 है। ए ने इसका 1/3 लगाया तो ए ने कितना लगा दिया 3, बचा कितना 6। अब बी क्या लगाता है, इसका 1/3 लगाता है तो 1/3 ऑफ 6 निकालूंगा तो ये बचेगा मेरे पास 2। तो बचा हुआ लगाएगा 3 और 2 5 लग चुके हैं, 9 में से 5 घटाया तो सी ने लगाया होगा 4। इस रेशियो में पैसे लगाए तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा क्योंकि टाइम की कोई बात नहीं चल रही। अगर मैं बात करता हूं तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये हो गया नो रेशियो। ये किसके बराबर दे रखा है हमें 20250। हमें बताना है कि सी और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस, तो ये है 2 रेशियो। आप देखेंगे यहां से अगर मैं काटूंगा तो 2 जा और 5 जा, 2250 जा रहा है, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4500 आ जाएगा। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास, एक पर्सन ने एक व्हीकल इतने रुपए का परचेज किया और उसे बेच दिया इतने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सीएचएस में पूछा गया था। हमें बता दो कितना प्रॉफिट अर्न होगा इस व्हीकल पे। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 15, 11, 19 और 12। अब देखो वैसे तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन आप देखो ना परसेंटेज बहुत दूरी पे है, 12.5 है, फिर 19.5, फिर 15, फिर 11, गैप बहुत बड़ा है। अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना हो, देखो ये 49 है और ये 55 है, बाकी डिजिट्स को फिलहाल छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये भी 0828 है, ये 29, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 55 559 है, अगर 559 होता तो मैं 56 ले लेता। मैंने सिर्फ 49 को देखा और मैंने 55 को देखा। कितना ज्यादा हो गया, ये यहां से ज्यादा हो गया 6 डिवाइडेड बाय 49 इंटू में 100% करूंगा तो यहाँ पे 0 लगा दो परसेंटेज। अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आएगी आपको पता है सर, ये अगर मैं 5 होता तो 12 ज्यादा, 12 से थोड़ा ज्यादा ही जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 12.65%। खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से एक एक डिजिट मिला के कैलकुलेशन करने बैठ गए होंगे वो कभी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को एग्जाम में। अगला सवाल है, एक आर्टिकल का एमआरपी 300 रुपए दे रखा है, इसे हमने 177.84 का बेच दिया। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देके, एक 20, एक एक्स का और एक 5% का। तो हमें बता दो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, किस तरीके से सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सर पहले 300 रुपए का आर्टिकल है मेरा, मैंने कितने का दे दिया डिस्काउंट 20% का, तो कितने का बेचूंगा 80% पे। फिर मैंने 5% वाला दे देता हूँ तो कितने का बेचूंगा 95%, मतलब 19/20 का। और फिर मेरे पास मैंने उस पर x% का और डिस्काउंट दे दिया। अब आपके ऊपर, आप इसे कैसे करना चाहो, आप इसे 100 - x डिवाइडेड बाय 100 इतने का बेचेंगे, ये आ गया 177.84। अब आपके ऊपर था, आप इसे ऐसा लिखो, वरना आप इसे k लिख सकते थे, फिर फ्रैक्शन में निकाल के चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, बात वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब ऑप्शंस अगर मुझे डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू में दे रखे हैं तो यूनिट डिजिट की मदद से भी मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं शायद। तो यूनिट डिजिट से भी ट्राई करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो ये 5 × 20 100 बन गया, तो यहां से घट गया। अब मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है। अगर मैं इसे काट के यूनिट डिजिट से करना चाहूं तो यूनिट डिजिट से, वरना पहले 4 से काट लो फिर सिंप्लीफाई कर लो, आपके ऊपर है। पहले यूनिट डिजिट से देखता हूं, चलो 9 चौक 36 और तिया 18 8। 8 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए। आप कहेंगे सर या तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 8 से करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा ना। आप देखेंगे 100 है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हट जाएगा ना मेरे पास, तो वो पॉइंट वाले के चक्कर में पड़ो ही मत। मैंने कहा 100 - x है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, या तो 3 होगी या फिर 8 होगी। अगर 3 हुई तो आप जब 100 में से उसे घटाएंगे x निकालने के लिए तो 0 - 3 यूनिट डिजिट आएगी 7। अगर ये 8 हुई तो 100 में से 0 में से 8 को घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट आएगी मेरे पास 2। तो क्या आंसर हो सकता है चारों ऑप्शन में, यूनिट डिजिट 2 वाला तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर एग्जैक्ट वैल्यू में तो ऐसा कर सकते हैं, अगर अप्रोक्सीमेट होता तो फिर ये ट्रिक फेल कर सकती है हमारी, फिर आप पूरा सोल्व करके निकालते हैं। चलो आगे। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। पहले 11% था, वो बढ़ के 17.5% हो गया, जिसकी वजह से एक पर्सन की इनकम है ना वो इतने रुपए से बढ़ गई। तो हमें बताना है कितने पैसे निवेश किए गए थे। आप कहेंगे सर 11 से 17.5 हो गई, कितनी बढ़ गई 6.5% बढ़ गई। 6.5% किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 1071.2 को।
हमें बताना है कि 100% प्रिंसिपल मानते हैं, इसका मान क्या होगा। अब भाई 4 ऑप्शंस भी अगर आप ध्यान से देख लो, अगर यही ऑप्शंस थे एग्जाम में तो 17.2 भाई कैसे हो सकता है, जब 6.5 ही 1000 है तो 100% 17.2 तो होगा नहीं ना, ये 19.12 हो सकता। अब ये बचा 10,000 समथिंग कुछ आ रहा है, अगर ये 10% के आसपास होता तो मैं कहता कि वैल्यू मेरी 100% 10,000 समथिंग जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या आंसर होगा भाई, यही आंसर होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 10 गुना से ज्यादा जा रहा है तो वही आएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस टेस्ट। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी फ्री टेस्ट जो होते हैं एटलीस्ट वो देते रहिए। सैटरडे संडे में सीजीएल का लाइव टेस्ट होता है, वेडनेसडे में सीएचएसएल का लाइव टेस्ट। सीएचएसएल के तो लगभग खत्म ही होने वाले, 10 टेस्ट मैंने कहे थे, इस हफ्ते 10वां टेस्ट आएगा, सीएचएसएल के टेस्ट एंड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, जो पेड कोर्स यूजर है उनके अंदर वो टेस्ट डलवा दूंगा, वो बाद में देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, पेड टेस्ट यूजर्स जो है। बाकी जो टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहें वो कर सकते हैं। जो सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं वो 2025 के लिए आरबी से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहें तो जो नया टारगेट ग्रुप है वो हमारा 4 नवंबर से स्टार्ट होगा, वो ज्वाइन करके उससे कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। मेंस के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी उन्होंने कोर्सेज जिससे भी पढ़ना होगा ले रखे होंगे, ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे, तो अपने रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, यही आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें कुछ मत छोड़िए, अगर कोई टॉपिक आपका अभी तक बचा हुआ है जो आपने कवर नहीं किया तो उसे जल्द से जल्द कवर कर लीजिए। बाकी आरबी से अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज या कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी दिवाली 15 कोड यूज करेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्सेज पे या क्लासेस पे। ठीक है, बाकी हर तरीके से कोशिश करते हैं हम अपने कोर्स के अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड कर पाए, जिससे कम से कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर पाए, और साथ के साथ टेस्ट भी देते रहे सीखते टाइम, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अभी आप लोगों से अलविदा लूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।